सवाल यह है कि आप अपना बचाव कैसे करें। हाल फिलहाल में हमने कई ऐसे केसेस देखे जहां लोन लेने वाले व्यक्ति पर इतना दबाव बनाया गया, उसे इतना तंग परेशान किया गया कि उसने कोई एक्सट्रीम कदम उठा लिया। और इनसे सतर्क रहकर ही आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसीलिए जानिए कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड करते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, किस सोर्स से आप इसे डाउनलोड करें। इन्हें रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नए रूल्स, दिशा निर्देश भी लेकर आई हैं। ये कितना कारगर है, और अगर आप डिजिटल माध्यम से लोन लेते हैं तो कौन से वो पेपर्स हैं जिसके बगैर आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए। इन सब पर बात करने के लिए, हमें थोड़ा और फाइनेंशियली अवेयर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं पूर्व बैंकर अपूर्वा भटनागर, जो कि बहुत सारे वीडियोस भी फाइनेंशियल जागरूकता के बना रही हैं। थैंक यू अपूर्वा, आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अवेयरनेस हम जितनी फैलाएंगे, मुझे लगता है हम उतनी इस तरह के फ्रॉड से बच पाएंगे। आज मैं बात कर रही हूँ अवैध इल्लीगल डिजिटल लेंडिंग एप्स की। काफी सख्ती हो गई है इन एप्स के खिलाफ। आरबीआई को हमने एक्शन में देखा है, वित्त मंत्रालय बात कर रही है कि एक व्हाइट लिस्ट लाया जाए। आप क्या सलाह देती हैं कि कोई जब किसी फाइनेंशियल ऐप को डाउनलोड करता है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या देखे जब वो एक फाइनेंशियल ऐप जो कि उसके पैसों के लेन देन से जुड़ा है उसे डाउनलोड करे? जी प्रियंका, तो फाइनेंशियल ऐप को डाउनलोड करते वक्त कुछ इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो ये हैं कि पहले तो है कि जो फाइनेंशियल ऐप्स हैं उनको डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें और किसी भी सोर्स के थ्रू डाउनलोड ना करें। सेकेंडली, अपने डेटा की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऐप परमिशन को अवॉइड या एक्सेप्ट करें। थर्डली, हमेशा अपने फोन्स और लैपटॉप्स के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। एंड लास्टली, अगर आपने साइड लोडेड एप्स जैसे डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे कि गेमिंग से रिलेटेड ऐप, तो कॉशियस हो जाएं। एज इवन अगर आपने राइट सोर्स से भी वो फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड कर भी लिए हैं तो भी आप वल्नरेबल हो सकते हैं। दैट मीन्स कि जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड्स, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो इनकी सुरक्षा का आपको ख्याल रखना है। जी। अब मैं बात करूंगी लोन जो ले देते हैं डिजिटल ऐप, हम्म। फटाफट लोन दे हम्म। देते हैं, बहुत हम्म। इजी लगते हैं। अब कई हम्म। लोग कुछ अचानक कोई पैसे की इमरजेंसी आ गई, या फिर कई हम्म। बार उन्हें हम्म। कहीं घूमने जाना है और हम्म। पैसे नहीं उतने, तो डिजिटल हम्म। ऐप बहुत इजी जरिया लगते हैं कि वो हम्म। पॉपअप हो जाएंगे आपके सामने, आपके हम्म। स्क्रीन पर, आप वहाँ हम्म। अप्लाई कीजिए। हम्म। लेकिन इनमें एक हम्म। बड़ी समस्या है कि कई फर्जी गैर कानूनी ऐप जो हैं हम्म। वो भी अपना धंधा चमका रहे हैं। हम्म। इनकी हम्म। पहचान कैसे की जाए? हालांकि अब आरबीआई बहुत सख्त कदम उठा रहा है, हम्म। लेकिन मुझे हम्म। तो नहीं लगता कि ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो अगर मैं जाती हूँ इस एनवायरनमेंट में जहां मुझे कोई बहुत इजी लोन दे रहा है, मैं कैसे पहचानूं कि यहाँ चीज जो है ऑल इज नॉट वेल? जी। जी प्रियंका, तो देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जो एज पर प्रिवेलिंग लॉज है ना, उसमें ईदर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसे हम एनबीएफसीज भी कहते हैं, तो जो वो आरबीआई रजिस्टर्ड हो, और जितनी भी लेंडिंग कंपनीज हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए मनी लेंडिंग का, एज पर स्टेट मनी लेंडर्स एक्ट के तहत। वही केवल एलिजिबल होंगी लेंडिंग के लिए, बाकी सब के सब इलीगल हैं। अब आइए, अगर आपके क्वेश्चन की बात करूं, तो जो भी इंस्टेंट लोन ऐप है उसको आप फर्जी कैसे पता कर सकते हैं, तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको उस इंस्टेंट लोन ऐप का रिस्क एवेल्युएशन करना होगा बाय चेकिंग द गूगल रिव्यूज और फीडबैक। साथ ही ये भी चेक करिए कि इंस्टेंट लोन ऐप्स के जो लेंडिंग पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट रिपोर्ट सिबिल को टाइमली सबमिट कर भी रहे हैं या नहीं, और कहीं आरबीआई ने पर्टिकुलर जो इंस्टेंट लोन ऐप है उसको बैन तो नहीं किया है। प्लस आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कभी उस लोन ऐप से लोन अवेल किया है, एंड इफ यस तो उनका क्या फीडबैक है। प्लस इसके साथ साथ आपको कुछ इन बातों का भी ख्याल रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इन केस डिजिटल लेंडिंग ऐप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं कर रहे हो या फिर बहुत कम कर रहे हो तो भी सचेत हो जाए। सेकेंडली, जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो ना कर रहे हो आपकी इनकम वेरीफाई करने के लिए। थर्डली, अगर लोन टेन्योर बहुत ही कम हो, लाइक 7 डेज के लिए, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो लोन एप्स होती हैं, इंस्टेंट लोन एप्स होती हैं, उनका टेन्योर मोस्टली 15 डेज से 6 मंथ्स का होता है। लास्टली, इन केस वो आपसे लोन अप्रूवल के लिए कुछ चार्जेस ले रहे हो। अब अगर इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो वहीं पर सचेत हो जाए। बिल्कुल, तो आपसे केवाईसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का लोन दे रहे हो, ये तो आप एकदम तुरंत पकड़ लेंगे। और चेक करें कि वो उनके पास लाइसेंस है कि नहीं। आप जी। आरबीआई की वेबसाइट पर भी एक लिस्ट जो है आपको वहाँ पर दिखेगी जो लाइसेंस्ड लेंडर हैं, तो ये भी जी। आपकी मदद करेंगी। अब जी। अपूर्वा आते हैं कि अगर कोई फंस जाए और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा हो, क्योंकि एक इसमें ये भी टेंडेंसी देखने को मिलती है कि हमने एक लोन लिया, अब वो नहीं हम चुका पा रहे हैं तो दूसरे ऐप से हम दूसरा लोन ले लेते हैं, फिर तीसरा लोन ले लेते हैं,
अब जब ब्लैकमेलिंग जब शुरू हो जाती है या कोई धमकी देने लगे, तो इनकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए हमें? क्योंकि इन जी। कंपनियों का तो कई बार नाम, पता, एड्रेस कुछ भी लिखा कुछ भी रहता नहीं है, होता। तो हम क्या बिल्कुल। आरबीआई के पास जाएं या फिर ये जिस रजिस्टर्ड एनबीएफसी से टाई अप होंगे उनके पास जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? इस केस में बोरोवर को रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज जो आरबीआई रजिस्टर्ड हैं या फिर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी उनकी वेबसाइट पर। एंड इन केस रेगुलेटेड एंटिटी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर सकी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट, देन बोरोवर को आरबीआई के ओम्बड्समैन में कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी। इसके साथ साथ बोरोवर कंप्लेंट अपने लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पोर्टल दैट इज www.cybercrime.gov.in पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ग्राहकों के डेटा को लेकर आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं वो काफ़ी सख्त हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह के ऐप्स जब आपको लोन देंगे तो वो आपका डेटा सेव नहीं करेंगे। फ़ोन, नाम, पता के अलावा ज़्यादा जानकारी उनको रखना ये अलाउड नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि कहीं ना कहीं दिखा कि इस इंफॉर्मेशन को हासिल करके, आपके पर्सनल डेटा को हासिल करके आप ब्लैकमेलिंग का आधार बनता था। जी जी प्रियंका, डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डेटा स्टोर किया जा रहा है कस्टमर का वो कितना सिक्योरली स्टोर हो रहा है। अब अगर बात करें हम फोन नंबर की, वो भी उतना ही क्रिटिकल है जितना हम लोग जब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर को सिक्योर करने की। इसलिए कस्टमर डेटा को सिक्योर करने की तरफ बिजनेसेस को ध्यान जरूर देना चाहिए। जैसे अगर बिजनेसेस को कस्टमर की डेटा की रिक्वायरमेंट लिमिटेड है या फिर बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल भी डेटा कस्टमर का सेव नहीं करना चाहिए। एज इन केस कस्टमर्स का ये सेव डेटा लीक होता है तो फिशिंग अटैक के थ्रू कस्टमर्स को जो हैकर्स होते हैं वो टारगेट करते हैं। तो इसीलिए इस बार आरबीआई के दिशा निर्देश साफ कह रहे हैं कि आप जो है ज्यादा डेटा पहले तो कलेक्ट ही नहीं करेंगे और उसे जी। सेव नहीं करेंगे। सेव करेंगे तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए सेव करेंगे। जी, अगर जी। आप डिजिटल ऐप से लोन लेंगे तो इन कंपनियों को अब एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। ये की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अगर वो कंपनी आपकी केवाईसी नहीं देख रहे हैं, आपकी सैलरी लेवल्स नहीं देख रहे हैं, तो इन सब का रोल जो है आरबीआई ने की फैक्ट स्टेटमेंट में डाल दिया है। जी जी प्रियंका, जो की फैक्टर स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जिससे ना काफी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है लोन डिसबर्सल में। सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को ये केएफएस दैट मींस की फैक्टर स्टेटमेंट अपने बोरोवर्स को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले ही देना होगा। ये केएफएस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। इसमें जो डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं उनको डिस्क्लोज करना होगा, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया लोन का, रिकवरी मैकेनिज्म कैसा है, फीस, चार्जेस, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होते हैं उनकी डिटेल्स, मतलब जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो ऑफिसर जो एड्रेस करेंगे उनकी डिटेल्स चाहिए, लोन अमाउंट, टेन्योर एक्सेट्रा। एंड जो सबसे अच्छी बात है प्रियंका वो यहाँ पर ये है कि जितने भी आइटम्स वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगे केएफएस में दैट इज की फैक्ट स्टेटमेंट में, वो जैसे कि फीस, चार्जेस एक्सेट्रा, वो रेगुलेटेड एंटिटीज चार्ज नहीं कर सकते बोरोवर्स को ड्यूरिंग लोन टेन्योर। दैट मीन्स की फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये भी एक ज़रूरी कदम है क्योंकि अभी तक क्या होता था, इस तरह के जो लोन लिए जाते थे उसमें कितना इंटरेस्ट वसूलेंगे कुछ नहीं बताया जाता था। प्रोसेसिंग जी। फीस को लेकर के कुछ भी क्लैरिटी जी। नहीं थी, तो ट्रांसपेरेंसी जी। आएगी। जी। अच्छा, जी। तो अपूर्वा, आपका क्या टेक है इन डिजिटल लेंडिंग ऐप को लेकर के? आप क्या सलाह देती हैं? आप वो कौन सी बात है जो सबको बताना चाहेंगी इसके बारे में? इंस्टेंट लोन ऐप्स में बुरे नहीं है, दे आर गुड। जिस दैट कि अगर आप उसको सतर्कता से साथ, मतलब अगर आप काफी कॉशियस होकर के अगर उनके साथ डील कर रहे हैं देन इट इज अ गुड थिंग। मतलब आपको अमाउंट भी इंस्टेंटली मिल रहा है, बट देख के कीजिए कि आप उसको रीपे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उस अमाउंट को। अगर नहीं तो प्लीज मत अवेल कीजिए। बिल्कुल, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर जी, ये भी जी, बिल्कुल सही जी। बैठता है कि आपको ख्याल रखना है, सतर्क रहना है और अपने लेवल पर ड्यू डिलिजेंस कीजिए। ड्यू डिलिजेंस जी। कैसे कर सकते हैं? अपूर्वा ने बहुत सारे आपको हैंडी टिप्स दिए हैं। अपूर्वा, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के हैं वो मैं आपके सामने अब रखूंगी। प्रवीण गोयल रांची से पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे दोस्त और रिश्तेदारों को कई कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि मैंने एक लोन लिया है और चुकाया नहीं है मैंने, जबकि मैंने कोई ऐसा लोन लिया ही नहीं है। मेरे फ़ोन बुक के कॉन्टैक्ट नंबर्स और मेरे फेसबुक के ज़रिए लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है। मुझे भी कह रहे हैं कि आपके फ़ोटोज़ को हम वायरल कर देंगे, क्या करना चाहिए? बहुत ही सिचुएशन जो है प्रवीण की, कह रहे हैं कि लोन ही नहीं लिया है फिर भी इनके पास कॉल आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है अपूर्वा? ओके, हाय प्रवीण, सबसे पहले तो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर के, जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी। साथ ही साथ आपको cybercrime.gov.in में भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए। और एक बात आपको बता दें प्रवीण जी कि इन केस आपके मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को तुरंत इनेबल कर लें और उन सभी एप्लीकेशंस को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए जो आपको सस्पिशियस लगती हैं।
तो क्या इस केस में ऐसा हो सकता है पूर्वा कि इन्होंने कुछ ऐसा कोई ऐप डाउनलोड कर लिया होगा जी। जिसने उनकी जानकारी हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल वो कर रहे हैं? जी प्रियंका, जैसे अभी मैंने आपको आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि साइड लोडेड ऐप्स अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि गेमिंग ऐप्स हो गए, कई लोग एंटरटेनमेंट ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। लाइफस्टाइल ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो डेटा है आपका वो चुरा सकते हैं, मतलब वो मैलवेयर ना वो एक्टिवेट हो जाता है उन साइड लोडेड ऐप्स को डाउनलोड करने की वजह से। तो जिसकी वजह से आपको जो भी डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये आपको बहुत सतर्क रहना है कभी भी कोई साइड लोडेड ऐप्स से। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि केवल फाइनेंशियल ऐप ही ऐसा जी। काम कर रहे होंगे, जी। कुछ और भी ऐप्स हैं, इन्हीं पर जी। हम अभी मनी ज्ञान में भी समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पंकज राणा का एक सवाल ले लेते हैं और आज का मनी ज्ञान यही आपको बताने वाला है, जो एग्जैक्ट बात अपूर्वा अभी कह रही थी कि आपको कैसे दूसरे ऐप आपके फ़ोन में हमला कर सकते हैं। तो पंकज राणा का एक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी परेशान है पंकज। इन्होंने एक ऐप से लोन लिया था जिसे चुका दिया था इन्होंने, इसके बाद इस ऐप ने इन्हें ऑटोमेटिकली जो है 5,500 का लोन दे दिया और ये 6 दिन का लोन था जिसमें इनको ब्याज कुछ था 3500 का। अब इसकी इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, एक हफ्ते बीते नहीं लोन डिसबर्स कर दिया कि एक और लोन भी इनको बिना अप्लाई किए हुए मिल गया और अब वसूली के लिए तंग किया जा रहा है। उल्टा ब्याज देखिए, एक हफ्ते का लोन है और इसमें मतलब 5,500 बोल रहे हैं लोन की अमाउंट और 3,500 ब्याज इनसे दिया जा रहा है और ऑटोमेटिकली डिसबर्स हो गया है। क्या करना चाहिए पंकज को? देखिए प्रियंका, अभी यहाँ पर एक चीज देखिए सोचने वाली ये है कि 6 दिन का लोन था, तो वहीं पर हमें इनको ट्रिगर हो जाना चाहिए था कि 6 दिन का। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली लोग जो लोन देते हैं इंस्टेंट लोन ऐप, वो 7 से 15 दिन का देते हैं। बट चलिए, अब तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन पंकज, काफी ऐप्स जो हैं जो डायरेक्टली लेंडिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एज वो सिर्फ लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसीज को जो डायरेक्टली लेंड करते हैं। तो इस केस में आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में कंप्लेंट जाके कर सकते हैं। ओके, क्या इन्हें पुलिस के पास भी जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, दो साथ ही साथ वो पुलिस में भी जाकर के अपना जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें भी जाकर के वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर वो चाहें तो साइबर क्राइम के पोर्टल में भी जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर कर दें, दैट इज www.cybercrime.gov.in में। ओके, सो 3 जगह जहां कंप्लेन हो सकती है बिल्कुल। जब इस तरह से आप परेशान हो। एक तो आरबीआई की वेबसाइट पर भी अब एक आप कंप्लेन कर सकते हैं, ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, आरबीआई ओम्बड्समैन के पास। दूसरा, पुलिस थाने जाइए अगर आप पर दबाव बनाया जा रहा है, अश्लील बातें कही जा रही हैं, आपको धमकाया जा रहा है, आपके फोटोज वायरल कर देंगे। तीसरा, आप cybercrime.gov.in में जाइए। तो 3 रास्ते जो हैं वो आपके पास बचते हैं, लेकिन ऐसी नौबत ही ना आए इसके लिए सावधान रहिए। थैंक यू सो मच अपूर्वा, आज आपने वक्त निकाला, फिर मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रियंका। बाय।